So hi guys, let's continue the exercise series. So today I'll be taking up some good questions again. Okay, so we're just trying to cover up this engage as a whole. Okay, and then we'll go to the HCV. Okay, so as you can see the diagram here. So I'll just read out the question once and how easily it could be solved. Okay, let's see. The system shown is released from rest. The spring gets elongated. उसके बाद ऑप्शंस रहेगा, आप देख सकते हो, है ना. तो कंडीशन क्या है जिसके वजह से ये जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो जाएगा, है ना. सो एज यू कैन सी दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m, दिस इज m एंड दिस इज कैपिटल M. इलोंगेट होना मतलब मोशन में आना. मोशन में जब भी कोई चीज आएगा इस दुनिया में we'll only think about force, right? और फोर्सेस क्या क्या लग रहा है. लेट्स ड्रॉ दी FBD, है ना. लेट्स टेक इट. बहुत ही आसान तरीके से आपको चीजों को करना होता है. लोड नहीं लेना होता है. mg, यहाँ पर mg, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर kx, as you know, यहाँ पर भी kx लगेगा, है ना. तो if you look at this diagram properly, before releasing, ये जब पूरा सिस्टम रेस्ट पे था तब फोर्सेस क्या क्या लगे. टेंशन mg, kx एंड mg. तो अगर मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से देखूं तो सर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो सिस्टम को एक्सेलरेशन देता है, तो वो तो एक ही फोर्स हुआ mg. Because tension mg, kx, all of these forces will get cancelled out, right? Because tension equals mg, है ना. tension mg will get cancelled out, kx will get cancelled out. So driving force क्या बचा? mg. और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? नीचे टोटल मास लिखना होता है F net equals ma. यही है मेरा. और कुछ हमको जानना ही नहीं होता है ना. तो इधर से सब कुछ हो जाता है. तो एक्सेलरेशन ये क्या होता है? यहाँ पर टोटल मास, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स क्या है? पर कैपिटल mg. टोटल मास मेरा हो गया m प्लस कैपिटल M. तो ये हो गया मेरा mg ट्वाइस m प्लस m. तो हमको ये एक्सेलरेशन मिल रहा है इस पूरा सिस्टम का, है ना. एंड दिस एंटायर सिस्टम विल मूव विद दिस एक्सेलरेशन. बट इफ यू लुक एट इट, मतलब जब ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा आपको क्या दिखाई देगा कि सर ये जो सिस्टम है नीचे जाएगा, है ना. मतलब यहां पर जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मस्ट बी मोर देन a when the system will get elongated. Clear है. तो when the system gets elongated, तो यहां पर हमको दिखाई दे रहा है g has to be greater than a. G has to be greater than a. That means ये जो कैपिटल M है तो इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स तो लगना पड़ेगा. स्प्रिंग के वजह से हो, स्ट्रिंग के वजह से, कुछ भी हो सर, एक स्प्रिंग फोर्स, एक फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा जो इसका एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रहा होगा, है ना. एक्सेलरेशन a वैल्यू को डिक्रीज कर रहा होगा लेस देन g. तो सर इफ यू लुक एट दिस केयरफुली देन यू रियलाइज मैं यहां पर कोई भी मास दे दूं, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स भी mg है, कोई भी मास दे दूं सर यहां पर, कोई भी मास फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, ये पूरा सिस्टम इलोंगेट हो जाएगा. ये पूरा सिस्टम इलोंगेट हो जाएगा, है ना. तो ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा m greater than m, m less than m or whatever, then there will be options for any value of m and that will be the right answer. Okay, so thank you. We'll move on to the next question. So let's move on to the next question. तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा सर? यहाँ पर एक ट्रॉली दिख रहा होगा जिसका मास गिवन होगा. क्वेश्चन ऊपर आपको दिखाई देगा 5 kg का. इसका इस रोप का मास गिवन है टोटल 1 kg का, है ना. और इस लोड का, यहाँ पर एक लोड है जिसका मास 2 kg गिवन है ना. क्या पूछा गया सर आपसे? सर जब ये इस टोटल लेंथ ऑफ द रोप है 2 मीटर का, जब ये 2 kg वाला मास जो पॉइंट मास है ये जब यहाँ पर होगा, मतलब BC का वैल्यू जब जीरो होगा तब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है. और जब ये BC जब इसको छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज व्हेन इट विल बी लेफ्ट फ्री, है ना, दिस ब्लॉक ऑफ मास m विल मूव डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पे, इट विल मूव डाउन. एंड जब नीचे आएगा सो टोटल जब BC का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा, आपको पूछा जा रहा है उस समय का सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. क्लियर है सर? आपको कॉमन सेंस क्या बता रहा होगा? जब ये लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द रोप गिवन था 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर जो भी है ना. तो जब ये BC टोटल 2 मीटर चला जाएगा, मतलब ये ट्रॉली यहां तक पहुंच जाएगा. क्लियर है? तो यहां तक पहुंच जाएगा तो जो सिस्टम में एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा दोनों, बिकॉज इनिशियली लोड इधर था और फाइनली लोड 2 मीटर नीचे है ना. सो लेट्स गो फॉर इट. लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट हो क्या रहा है सर यहाँ पर. ओके, एक्सेलरेशन का बात हो रहा है तो आपको पता है ऑलरेडी कि सर जब भी मोशन, रेस्ट, सब का बात होता है सर फिजिक्स में, सिर्फ हमको किसके बारे में सोचना होता है? सिर्फ फोर्स के बारे में सोचना होता है ना, ड्राइविंग फोर्स के बारे में सोचना होता है. तो इस सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स कौन है? आपका कॉमन सेंस, इंट्यूशन ये बता रहा होगा कि सर यहाँ पर एक लोड है, ब्लॉक ऑफ मास m, और ये नीचे जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वही तो इस पूरे सिस्टम को पुल कर रहा होगा.
है ना। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, mg। ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, mg। तो इनिशियली जब bc इक्वल 0 था उस समय एक्सेलरेशन के बारे में मैं अगर सोचूं तो ड्राइविंग फोर्स हो गया mg, दिस mg डाउनवर्ड, और टोटल मास कितना, सिस्टम कितना कितना मासेस पुल कर रही है 5 केजी, और इस रोप यहां से यहां तक रोप का 1 केजी, टोटल रोप का 1 केजी। तो ये हो गया टोटल मास 5 + 1, तो ड्राइविंग फोर्स हो गया 20, दैट इज बाय 6, है ना। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया होगा। तो ये इनिशियल सिस्टम में था, है ना, ये इनिशियल सिस्टम में था। जब ये बॉब ऑफ मास m नीचे चला जाएगा 2 मीटर, नीचे चला जाएगा 2 मीटर, उस समय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना होगा, क्योंकि जब ये नीचे चला जाएगा 2 मीटर, जब ये नीचे चला जाएगा 2 मीटर, ये जो है ट्रॉली ये आगे आ चुका होगा, यहां तक पहुंच चुका होगा, यहां तक पहुंच चुका होगा, है ना। तो अभी ड्राइविंग फोर्स क्या रहा, एक्सेलरेशन। अभी ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट, है ना। अभी ड्राइविंग फोर्स कौन सा रहेगा, इस रोप का टोटल मास, बिकॉज रोप का भी मास है, रोप इज नॉट मासलेस इन हियर, और खुद का लोड का 2 केजी तो है ही। सो ग्रेविटी नीचे की तरफ टोटल कितना फोर्स लगा रहा होगा, 3g, बिकॉज रोप का खुद का मास 1 था, 1g और 2 केजी, 3g, टोटल मास अभी भी 630 will be 3g, है ना। तो 3g को हम लिख सकते हैं 30/6 is the answer. So it was a relatively on an easier note, but आपको ये समझना था कि सर रोप जैसे लेंथ चेंज कर रहा है, masses भी वेरी कर रहा है, accordingly we have to go ahead with this. Okay. So this is our third question for today. It looks quite interesting, right? क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग है तो आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी थोड़ा पता तो चलेगा। Let's see what is given and what is being asked, है ना। A bead of mass m is attached to one end of a spring of natural length r. Natural length r. So that's quite interesting, है ना। And spring constant k. K का वैल्यू गिवन है। K का वैल्यू मैं आपको इधर लिख के दे रहा हूँ। √3 + 1 mg by r given है। Okay. So the other end of the spring is fixed at a point A on a smooth vertical ring of radius r as shown. The normal reaction at B just after it is released, है ना। तो मतलब यहाँ पर एक bead of mass m है, B पॉइंट पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, लेकिन डायग्राम देख के आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली पूछा है नॉर्मल का वैल्यू पूछा है, नॉर्मल का वैल्यू। तो अभी देखिए नॉर्मल कैसा लगता है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा एक, है ना, और नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, और नॉर्मल पुशिंग फोर्स है, तो बी को नॉर्मल क्या करेगा, पुश करेगा। वेरी गुड। तो कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग जाएगा आपका, है ना। बट यहाँ पर और क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा, अगर मैं इसको सेंटर मानूं, सेंटर का लेंथ r है ना, और ये लेंथ भी क्या हो गया, ये भी सेंटर से दूरी r हो गया होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो गया सर, है ना। तो यहां पर नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड क्या फोर्स लग रहा होगा, mg, क्लियर है। और ये एंगल भी कितना होगा सर, 30, है ना। तो उतना तो आपका क्लियर है। और एक फोर्स लग रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्प्रिंग व्हेन इट विल बी रिलीज्ड, स्प्रिंग विल एक्सपीरियंस द एक्शन। तो स्प्रिंग क्या करेगा, रिएक्ट करेगा विद द फोर्स kx। अभी एक्सटेंड होगा, एक्सटेंशन है ना, इसको पुल किया जा रहा है, तो kx विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना, kx ऐसा लगेगा। सो दिस इज माय फ्री बॉडी डायग्राम एट बी पॉइंट, है ना। तो अभी हम देखते हैं सर क्या हो रहा है, लेकिन हमको ये स्प्रिंग कितना एक्सटेंडेड है, स्प्रिंग कितना एक्सटेंडेड है वो तो नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। स्प्रिंग का नेचर, यहाँ पर इनडायरेक्टली एक चीज गिवन है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, जो नेचुरल लेंथ है जहां पर स्प्रिंग रहता है इक्विलिब्रियम पे, उसका वैल्यू गिवन है r, उसका वैल्यू गिवन है r, है ना। तो ये r हुआ, ये r हुआ, तो अगर मैं इस स्प्रिंग का ये वाला लेंथ अगर निकाल लूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, और इस x का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, है ना। यहां पर आपने पहले पढ़ा था F = kx में x क्या होता था, लेंथ ऑफ कंप्रेशन और लेंथ ऑफ एक्सटेंशन, है ना। तो यहां पर देखते हैं सर क्या हो रहा है। तो अगर मैं इस पूरे डायग्राम को एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करूं, है ना, तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ये r हो गया और ये r हो गया। आपको दिख रहा होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो थर्ड साइड का साइड है, हम डायरेक्टली क्या से लिख सकते हैं, √3 × लेंथ ऑफ एनी साइड। तो √3 × r मैंने लिख दिया, है ना। तो देखते हैं अभी तो मेरा एक्सटेंशन होगा, वो क्या होगा, नेचुरल लेंथ से कितना दूरी,
मतलब ये टोटल लेंथ √3r हो गया। मुझे अगर x चाहिए तो मैं क्या करूंगा, √3r माइनस r कर दूंगा। Will I get the value of x? Yes, because this spring is extended. Because spring का नेचुरल लेंथ था r, है ना, तो वो खींचा हुआ है। अगर मैं टोटल लेंथ से r को माइनस कर दूं, है ना, तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो व्हाट विल आई डू इन हियर, तो मैं लिखूंगा r को कॉमन ले सकता हूं सर, कॉमन ले लिया, √3 -1 हो गया होगा, -1 हो गया होगा। अभी सर r का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू गिवन है, क्या यहां से मैं r का वैल्यू लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, यहां से मैं r का वैल्यू ले सकता हूं √3 + 1 mg/k। तो मैं अगर इधर यहां पर डाल दूं ये वैल्यू, तो मेरा क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, देखते हैं सर। बाई के, थोड़ा लेंथी होगा कैलकुलेशन आई बिलीव, बट इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, वी कैन ऑल सॉल्व, है ना। ये है मेरा वैल्यू, क्लियर है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा सर, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, है ना। सो √3 + 1, इसको मैं लिख सकता हूं √3 mg + mg इंटू √3 - 1 बाई के लिख सकता हूं, डायरेक्टली बाय के लिख सकता हूं। एंड देन व्हाट विल आई गेट फ्रॉम हियर, यहां से मुझे मिल जाएगा √3 प्लस कीजिए सर, तो ये हो जाएगा 3 mg, ये हो जाएगा 3 mg प्लस यहां पर हो जाएगा √3 mg, यहां पर हो जाएगा √3 mg, क्लियर है। और यहां से -√3 mg मिल रहा होगा 1 के साथ, है ना, और -mg मिल रहा होगा बाय के, बाय के। So if I observe it carefully, then the √3 mg and √3 mg are getting cancelled out. 3 mg minus mg is giving me 2 mg/k. तो मतलब मेरे को जो एक्सटेंशन का वैल्यू मिल रहा है, उस एक्सटेंशन का वैल्यू है x = 2 mg/k। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या हो गया होगा सर, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू हो गया होगा kx होता है, तो k 2 mg/k हो गया होगा। तो k and k got cancelled out and बचा मेरा 2 mg, बचा मेरा 2 mg। तो वो कहां लग रहा होगा सर, यहां पर, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन मेरा क्या लग रहा होगा, 2 mg लग रहा होगा। लेकिन नॉर्मल तो इधर है, तो नॉर्मल इसके अलोंग जो भी फोर्सेस आएगा, मैं अभी इधर दिखा देता हूं आपको, इसके अलोंग जो भी फोर्सेस आएगा, क्या वो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा। तो इस पॉइंट के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर जो भी है कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, वो निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो ये मेरा हो जाएगा, यहां पर अगर मैं kx को f पकड़ूं, f स्प्रिंग फोर्स को, तो इन दिस डायरेक्शन कौन सा वाला कंपोनेंट आ जाएगा सर, आपका f cos थीटा आ गया, क्लियर है। और यहां पर जो mg डाउनवर्ड था, इसका भी इधर वाला कंपोनेंट अगर मैं लूं, क्या ये भी हो जाएगा mg cos थीटा, बिल्कुल। मतलब इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे प्रॉब्लम में अगर मुझे नॉर्मल का वैल्यू चाहिए, अभी बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। ऑपोजिट फोर्सेस हैव टू बी इक्वल, मिनिमम केस। तो नॉर्मल मस्ट बी बैलेंसिंग f cos थीटा प्लस mg cos थीटा। मैंने बोला था देखने में डरावना था, थोड़ा मैथमेटिकल था, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग, है ना, द स्प्रिंग। यहां पर f प्लस mg cos थीटा आ गया होगा। थीटा का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 30 डिग्री, f का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2 mg प्लस mg, ये हो गया √3/2, बिकॉज cos 30 is √3/2। तो ये मेरा आंसर आ गया 3√3 mg/2। It was a beautiful question. Thank you. Again, so question number 4 comes up with like a very a tough looking diagram, right? It seems quite complicated, but then again, nothing is complicated when you can think through very smoothly, है ना। आप जब फोर्सेस के बारे में सोचते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिर्फ फोर्स देखना आना चाहिए, है ना। तो एनीवेज, लेट्स गो अहेड। एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ओके। ये प्लेन ही खुद ही बना रहा है सर 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अ ग्रूव OA ऑफ लेंथ 5 मीटर, इस ग्रूव का लेंथ गिवन है 5 मीटर, ओके। करंट प्लेन मेक्स एन एंगल 30, और ये प्लेन के साथ फिर से 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा, है ना। A short smooth cylinder is free to slide down under the influence of gravity. The time taken by the cylinder to reach O, okay. O to A आ रहा है सर, कुछ नहीं, ऐसा देखो सिंपली, यहां पर एक पॉइंट मास है, A पॉइंट पे जो O तक आ रहा होगा, मेरा सिंपल खत्म हो गया,
पूरा स्टोरी खत्म हो गया इधर, है ना। तो एंगल है 30 डिग्री, मतलब यहां पर जो भी एक्सेलरेशन होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा आपको पता चलेगा, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू आने वाला है a sin 30, a sin 30। अगर मैं रिजॉल्व करूं तो आपको पता है ये 30, तो ये 30 हो गया, ये हो गया a cos 30, ये हो गया a sin 30। यस, तो उतना तो मेरा अजम्पशन है, लेकिन यहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, इस पूरे चीज को ड्राइव कौन करवा रहा है ना। तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम प्रॉपर्ली, इस इंक्लाइन प्लेन में mg नीचे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, है ना। तो mg अगर नीचे लगेगा तो उसका कंपोनेंट क्या आ रहा होगा सर, यहां पर आ रहा होगा, यहां पर एक आ रहा होगा कंपोनेंट, तो ये 30, तो ये 30 हो गया। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं कि सर ये है mg sin 30, तो यहां से मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू ले सकता हूं g sin 30। मतलब ये थोड़ा डायग्राम यहां पर मैं अगर लूं तो इसका वैल्यू हो गया होगा, जो ये वाला एक्सेलरेशन था कुछ इस तरह लगेगा, बिकॉज ड्राइविंग फोर्स इज mg sin 30, तो एक्सेलरेशन भी इसी को मैं इधर डाल दिया, ये वाला ये देखिए आप, ये वाला, है ना। तो इसका वैल्यू आ गया होगा आपका g sin 30, इसका वैल्यू आ गया होगा g sin 30। तो इस g sin 30 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a sin 30, तो a का वैल्यू है आपका g sin 30, है ना। यहां पर मैं डायरेक्टली लिख के देता हूं आपको, तो g sin 30, है ना, g sin 30 का sin 30 खत्म हो गया, है ना। तो इसका g जो भी है सर sin स्क्वायर 30 डिग्री आ गया होगा, ये मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू है। एंड दे आर आस्किंग द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गो फ्रॉम a to o, तो आपको पता है s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है सर। यहां पर इनिशियली बीट रेस्ट पे था, तो ये तो 0 हो गया, तो मेरा वैल्यू आ रहा है हाफ g sin स्क्वायर 30 इंटू टी स्क्वायर, और ये लेंथ जो s था वो s गिवन था 5 मीटर, यहां पर जो है टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इफ यू कैन सॉल्व दिस, है ना, बहुत आराम से हो जाएगा आपका। यहां पर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम द ओनली चैलेंज वाज टू एक्चुअली कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन वैल्यू, यस एक्सेलरेशन वैल्यू आपको ये फिगर आउट करना था that इस पूरे इंक्लाइन प्लेन में लगने वाला इस तरफ इन दिस डायरेक्शन जो फोर्स था वो था mg sin 30, मतलब इस ग्रुप पे भी इस तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा सर, mg sin 30, क्लियर है। तो g sin 30 हो गया होगा एक्सेलरेशन, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही तो उसको मूव करवाएगा, मतलब जो कंपोनेंट इस ग्रुप के अलोंग आएगा वही तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट मास होगा जो मैंने उधर कंसीडर किया है। तो g sin 30 का sin 30, है ना। सो दैट वाज द ओनली चैलेंजिंग पार्ट, बाकी ये तो काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व था इसमें, सो इट वाज रिलेटिवली इजी इवन दो द डायग्राम वाज क्वाइट स्कैरी, राइट। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 5 सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस, तो क्या हो क्या रहा है सर, एक इंसान है अंदर जो इस पुली को पकड़ के, है ना, रुका हुआ है, बट देयर माइट बी अ कंडीशन गिवन, अ मैन इज रेजिंग हिमसेल्फ and the crate on which he stands with an acceleration 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये इंसान अपने आप को ऊपर खींचता जा रहा है, और इस इंसान के साथ ये जो क्रेट है, ये जो गिवन है, जो भी जहां पर भी खड़ा है, ये खुद भी 5 मीटर पर सेकंड पर से ऊपर जा रहा है ना, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, सो दे आर कंस्ट्रेंड टू मूव टुगेदर, वेट कंस्ट्रेंट, है ना। अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया तो सर ये दोनों जो है, ये क्रेट और इंसान अलग अलग पोजीशन पे चला जाएगा, है ना, और दोनों को कांटेक्ट में ही रहना है हमेशा। तो ड्यू टू वेट कंस्ट्रेंट दोनों ऊपर एक साथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा होगा। क्या पूछा जा रहा है सर, मास ऑफ मैन, इंसान का जो मास गिवन है, इंसान का मास गिवन है, उसको मैं कैपिटल एम ले लेता हूं सर। कैपिटल एम का वैल्यू है 100 केजी, है ना, 100 केजी, और क्रेट का जो मास है वो गिवन है 50 केजी। वो पूरा क्रेट का जो मास है दैट इज स्मॉल एम जो गिवन है वो 50 केजी गिवन है, 50 केजी गिवन है ना, 50 केजी गिवन है। ओके, पूछा गया है टेंशन इन द रोप, टेंशन इन द रोप, बहुत ही आसान सवाल। टेंशन पूछा है मतलब फोर्स पूछा है, मतलब मैं किसके बारे में सोचूंगा, अगेन फोर्स के बारे में सोचूंगा, दैट्स इट। तो अभी हम एफबीडी बनाते हैं सर, एफबीडी बनाते हैं। ओके, इस इंसान को, ये इंसान इस स्ट्रिंग को खींच रहा होगा, तो स्ट्रिंग भी इसको खींच रहा होगा, ये खींच के ऊपर जा रहा होगा, मतलब एक्शन क्रिएट हो रहा है। अगर एक्शन है तो टेंशन रिएक्ट करेगा, स्ट्रिंग रिएक्ट करेगा। ये स्ट्रिंग कैसे रिएक्ट करता है, बाय पुलिंग, मतलब इंसान पे ऊपर की तरफ टेंशन की लग गया होगा। धरती माता का प्यार तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर है। और चूंकि ये कांटेक्ट में है, धरती माता का प्यार इस पे लोड डाल रहा होगा इस क्रेट पे, तो क्रेट उस पे रिएक्ट करेगा, और कांटेक्ट फोर्सेस, और जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहता है, रिएक्शन फोर्स क्या है, नॉर्मल
और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, और नेचर क्या है, पुशिंग, नेचर इज पुशिंग, सो नॉर्मल विल पुश दिस मैन अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ इस इंसान पे लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, और ये ऊपर इंसान 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा होगा, है ना। तो ये कुछ भी एक्सेलरेशन हो सकता था, कुछ भी, फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, लेट्स ट्राई एंड राइट द इक्वेशन। तो मेरा इक्वेशन रेडी है सर, एफ नेट इक्वल्स ma आना चाहिए मेरे को, मास है 100, कैपिटल M लिया था मैंने, a ले लिया उसको, a का वैल्यू 5, ऊपर नॉर्मल एंड टेंशन है, नॉर्मल एंड टेंशन है तो वो ड्राइविंग फोर्स हो गया, नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू ma। तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया होगा इंसान का, है ना। और ये जो क्रेट है, अभी क्रेट का एफबीडी बनाते हैं, क्रेट को अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, तो इस पे नीचे लग रहा होगा फोर्स mg, नीचे लग रहा होगा फोर्स mg। अभी क्रेट चूंकि इस इंसान को नॉर्मल से पुश कर रहा था, तो इंसान भी क्रेट को उतना ही फोर्स से पुश करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो इस क्रेट पे नीचे की तरफ नॉर्मल n लग रहा होगा, और यहाँ पर ऊपर की तरफ टेंशन T, टेंशन विल ऑलवेज पुल, नॉर्मल विल ऑलवेज पुश, धरती माता का प्यार ऑलवेज डाउनवर्ड, और ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन है इसे क्रेट खुद, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा क्रेट का, ऊपर अभी कौन है, टेंशन, नीचे mg एंड नॉर्मल, mg एंड नॉर्मल, तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हो गया टेंशन, नीचे mg एंड n है, तो मेरा इक्वेशन आ रहा है T माइनस ऑफ नॉर्मल प्लस mg मस्ट बी इक्वल टू ma। तो मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया, और आपका सवाल खत्म। इफ यू सॉल्व दिस टू इक्वेशन यू विल गेट द आंसर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो डायग्राम अगेन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज यूजुअल, और हमको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत आसान तरीके से करने में बहुत मजा आता है सर, है ना। आपको भी मजा आता होगा, सोल्यूशन आप देखते जाइए, आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होता जाएगा, मेथड्स भी बहुत क्लियर होता जाएगा, और आप जितना ज्यादा देखोगे तो वीडियो क्वालिटी भी इंप्रूव होता जाएगा, है ना। ओके, नाउ लेट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी तक जितना मैंने आपको बताया सर, मैं सिर्फ फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूँ, फोर्स का इक्वेशन लिख रहा हूँ, सारा सवाल होता जा रहा है, सारा सवाल होता जा रहा है। तो वही मैं बता रहा था आपको इनिशियली, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर में भी, सिर्फ फोर्सेस को देखना आना चाहिए, बाकी सब आसान हो जाएगा, है ना। वो फोर्सेस देखना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर A and B है, A and B each of mass m are connected by light inextensible string, so they are restricted to move on a frictionless ring of radius r in the vertical plane. The objects are released from rest at the position shown, then the tension in the cord just after release is, है ना। तो आपको यहाँ पर ये एक कॉर्ड है, कनेक्टेड है, इस सिस्टम को रिलीज कर दिया, तो यहां पर टेंशन पूछा जा रहा है, रिलीज कर दिया मतलब सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग नाउ। बट बिफोर दिस सिस्टम स्टार्ट्स मूविंग, लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस, राइट, है ना। देखते हैं। ओके, इस बीट पे ये मैंने ऐसा ले लिया कुछ, ये पॉइंट मास m है, ये पॉइंट मास m है, चुपचाप, है ना। तो यहाँ पर mg नीचे लग रहा होगा, बिल्कुल, एंगल 45 गिवन था, तो ये और आसान हो गया मेरे लिए। तो इसका भी mg नीचे लग रहा होगा, और ये यहाँ पर 45, है ना, और यहाँ पर टेंशन T लग रहा होगा, आपको पता है पुलिंग फोर्स है, टेंशन T लग रहा होगा, है ना। बिकॉज mg क्या कर रहा है, mg इज क्रिएटिंग द एक्शन, टेंशन विल रिएक्ट, और टेंशन ऑलवेज रिएक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। तो अभी देखते हैं सर, इस T को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ रहा होगा T cos 45, T cos 45। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, इस टेंशन को, तो मेरे को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 45, है ना, तो ये भी 45 हो गया होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ T cos 45, cos 45। अभी आपका कॉमन सेंस क्या बता रहा होगा सर, इस ब्लॉक ऑफ मास, ये जो ब्लॉक ऑफ मास है, यहाँ पर नीचे की तरफ mg लग रहा है, और इस सिस्टम को मैंने रिलीज कर दिया, इस सिस्टम को रिलीज कर दिया। अभी इस बॉब पे इन दिस डायरेक्शन एक फोर्स लग रहा था T cos 45, तो राइट आफ्टर रिलीज, अभी 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद क्या हो रहा है, दैट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस, बट राइट आफ्टर रिलीज क्या इस बॉब का इन दिस डायरेक्शन मूव करने का टेंडेंसी हुआ विद एक्सेलरेशन है, यस, बिल्कुल। तो मतलब इसका अगर मैं एफ नेट इक्वल्स ma बनाऊं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये हो गया T cos 45 मस्ट बी इक्वल टू ma, मेरा पहला इक्वेशन हो गया होगा, बिल्कुल। अभी इसका अगर मैं बनाऊं, तो ये अगर इस तरफ आ रहा है, ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, तो राइट आफ्टर द रिलीज मैं क्या मान सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, बिल्कुल मान सकता हूं सर। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा एफ नेट इक्वल्स ma से क्या आ जाएगा, mg माइनस T cos 45 मस्ट बी इक्वल टू ma। इक्वेशन 2 हो गया होगा, और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। सी, लाइक आई टोल्ड यू, देखने में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है डायग्राम, लेकिन अगर आपको फोर्स देखना आता है, खेल खत्म है ना। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो हम इसको अगर देखेंगे तो हमको देख के आंसर आ ही गया होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले आपको मतलब ऐसा खुश हो जाना चाहिए, है ना। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एक ही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग का लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकता है। दैट्स ऑल वी नो। एंड उसी चीज को मैं यूज करूंगा और सब खत्म कर देंगे, है ना, एक ही गो में। पूछा गया कौन सा टाइम पे ये ब्लॉक ऑफ बी जो है फिर से रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। टाइम टाइम पूछा गया है और इस ए का जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है। डायरेक्टली मेरा आंसर, मैं अगर बी का एक्सेलरेशन निकाल लूं या वेलोसिटी निकाल लूं, वेलोसिटी निकालने से बहुत आसान होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यूज गिवन है तो आई हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। और वेलोसिटी को जीरो करके समय का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज पूछा गया है कौन सा समय पे ब्लॉक ऑफ बी जो है रेस्ट पे आएगा, है ना। आप क्वेश्चन कर लेना है। तो यहां से अगर मैं देखूं वर्चुअल वर्क डन का मेथड में अगर यूज करूं तो आपको पता होगा टी डॉट ए नेट हमेशा क्या आएगा, 0। मैं चूंकि इतना करता नहीं हूं बट मैं थ्योरेटिकली आपको दिखाना चाहता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको ऑरल मेथड बता दूंगा, है ना। इसका मीनिंग क्या है, टेंशन यहां पर कैसे टेंशन लग रहा होगा, यहां पर टेंशन टी लग रहा होगा, वो देखिए यहां पर टेंशन टी लग रहा होगा। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, टेंशन हमेशा पुल करता है। ए को इधर पुल कर रहा होगा, सी को इधर पुल कर रहा होगा और बी को, यहां पर चूंकि पुली है, आपको पता है जब भी पुली कनेक्टेड है इस हम क्या लिखते हैं, बी के ऊपर जो टेंशन लगेगा 2t लग जाएगा, बिकॉज ये टी है तो ये भी टी होगा, ये टी है तो ये भी टी हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में यहां पर नीचे की तरफ 2t लग रहा होगा तो बी के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, 2t। और अगर आप ने एनएलएम पढ़ लिया है तो आप डायरेक्टली 2t लिख सकते थे, कोई इश्यू नहीं है ना। मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि सर बी नीचे जा रहा होगा, एक्सेलरेशन कुछ एक्सेलरेशन ए भी मान सकता हूं उसको, मैं मान लिया नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया कि नीचे जा रहा होगा। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आएगा तो मतलब बी ऊपर जा रहा था शायद, है ना, तो वो बात है ना। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब माय अज्यूम्ड डायरेक्शन वाज डेफिनेटली करेक्ट, माय अज्यूम्ड डायरेक्शन वाज डेफिनेटली करेक्ट। और अगर ये ऊपर जाएगा मतलब मेरा अज्यूम डायरेक्शन जो था वो ऑपोजिट था, तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो लेट्स चेक नाउ। अभी क्या करेंगे, 12t सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको क्या कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो मैं लिख लिया 12t सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। अभी टी इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री कर रहा है तो -t3 खत्म है। अभी सर बी नीचे जा रहा है ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया था और 2t ऊपर है, ऑपोजिट है तो -2t डॉट ए भी हो गया होगा, यस बिल्कुल। तो इसका नेट क्या होना चाहिए सर, 0 आना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा होगा टी एंड टी ऑल दिस थिंग्स विल गेट कैंसिल्ड आउट, है ना। तो बचेगा क्या, 12t - 3 मस्ट बी इक्वल टू 2ab। तो यहां से आप लिख सकते थे सर ab का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 2, ये 6 हो गया, ये 3/2 हो जाएगा। तो ab आप लिख सकते थे 6t - 3/2 आ गया होगा, 3/2 आ गया होगा। यहां से देखते हैं एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं। अभी मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, जैसे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो ab को मैं लिख सकता हूं dvv/dt, ये हो जाएगा 60 - 3t। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो dvv should be equal to 60 dt minus 2 था 3/2 इंटू dt हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6t² 2 मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे, dt का इंटीग्रेशन होता है t 3/2 इंटू t। अभी 60 dt में यहाँ पर t इज बिगर देन dt इज अ स्मॉल वैल्यू, है ना। दुनिया का सबसे छोटा समय, दुनिया का सबसे छोटा वैल्यू dt, है ना। वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आप वो सब सीखते हो, उसका एप्लीकेशन है बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गया, तो मेरा dv का इंटीग्रेशन मेरे को क्या दे देगा, v दे देगा। तो यहां से v का वैल्यू क्या आ रहा है, इसको मैं काट सकता हूं। तो ये हो गया मेरा 3t² - 3/2 इंटू t। मेरे को पूछा गया था कब बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा, कौन सा समय पे बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी कब उसका 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैं 0 कर दूं, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 3/2 t, 3t² हो गया होगा, 3t², है ना। तो यहाँ से t और t कैंसिल आउट हो गया होगा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया होगा। t का वैल्यू मेरा आ रहा है 1/2, मतलब t का वैल्यू आ रहा है 1/2, इतना सेकंड मेरे को लगेगा।
इट वाज सिंपल। मतलब ये जो पार्ट है ना, आप ऑरली भी लिख सकते थे। कैसे? ये निकाल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में आप क्या कर सकते थे, अब सिंपली देखो, अगर मैं ए ब्लॉक को यहां खड़ा होकर देखूं, यहां खड़ा होकर देखूं, तो ये 12t क्या कर रहा होगा, 12t मेरे पास आ रहा है, तो ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इसे ये क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। आपको क्या दिखाई देगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो जब भी डिक्रीज कर रहा होगा, मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा -12t। डिक्रीजिंग जब होगा तब मैं माइनस में लिखूंगा। अगर मैं खड़ा होकर इसको देखूंगा तो ये दूर भाग रहा है, मतलब ऐसा मेरे को प्रकट हो रहा है कि सर दिस ब्लॉक इज ट्राइंग टू पुल द स्ट्रिंग मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ट्राइंग टू इंक्रीज, +3 लिख दिया, +3 लिख दिया, है ना। तो यहां पर, और अगर मैं यहां देखूं, जब भी कोई ब्लॉक पुली के साथ अटैच रहता है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको मैं इंटू 2 करके लिखूंगा, दैट्स इट, इतना ही याद रखना था। आप और लिख सकता था डायरेक्टली। और ये जो है नीचे जा रहा है, मतलब मैं अगर इधर खड़ा होकर देखूं, आई ऑब्जर्व कि सर बी इज ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ, इसको पुल कर रहा होगा, ये जो लेंथ है इसको पुल कर रहा होगा, इंक्रीजिंग, मतलब मैं डायरेक्टली प्लस लिख सकता हूं, 2 into acceleration of b equals 0. So without writing all that, you could have written it directly, है ना। Okay, thank you. Okay, so we'll continue with the constraint problems, है ना। string constraint का problem जो है कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम देख के सब डर मत जाना, है ना, आसान है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ए का, जो ब्लॉक ए है उसका नेट एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। विल सिंपली बी यूजिंग आवर कॉमन सेंस एंड द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग का कांसेप्ट क्या है, फिजिक्स में मासलेस रहता है, उसको छोड़ दो अभी के लिए। हमको इतना पता है कि सर स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नेवर चेंज, सिर्फ उतना सा मेरे को मालूम है और उधर से मेरा काम हो जाता है। देखिए अब ये जो ब्लॉक बी है ये आगे जा रहा है कितने से, बी से, कितने से, बी से। अभी कितना पुली इसके साथ कनेक्टेड है, 1 2 कितना, 2 है। और यहां से आपको एक देख रहा होगा टी, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 1 टी हो गया, बट 2 टी हो गया, और यहाँ पर नहीं, ये पुली ऐसा कनेक्टेड नहीं है, दिस इज नॉट कनेक्टेड लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस ब्लॉक बी के साथ। कितना स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इफ द पुली इज अरेंज्ड लाइक दिस, इट इज एक्सपीरियंसिंग टी इन दिस डायरेक्शन, तो इधर मैं लिखता हूँ 2t, तो इधर भी क्या आ जाता है 2t। तो इसलिए जब पुली ऐसा अरेंज है तो मैं क्या लूंगा, 2t का वैल्यू। पुली, इफ यू लुक एट दिस पुली, देन यहाँ पर सिर्फ एक टेंशन है, तो ये सिर्फ एक टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, है ना। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रिंग, एक टेंशन इधर, इस पुली की वजह से 2t इधर, और इस पुली की वजह से 1t इधर। तो टोटल जो है, टोटल इस बी के साथ कितना स्ट्रिंग कनेक्टेड है, 5। कितना स्ट्रिंग कनेक्टेड है, मैं मान लूंगा 5, है ना। दैट मीन्स ये जो बी है इस तरफ जो जा रहा है, 5 नहीं है सर, 1 2 3 4, सॉरी, आई एम सो सॉरी, है ना, 4 है, 4 बोले, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना। तो यहाँ पर कितना स्ट्रिंग कनेक्टेड है, 4। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड, मैं ऐसा मान लूंगा 4 स्ट्रिंग्स कनेक्टेड होगा। तो ये जो ब्लॉक बी है ये इस तरफ जा रहा है बी एक्सेलरेशन से, तो मैं सिंपली लिख दूंगा, एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ। अगर आप देखोगे, यहां खड़ा होकर देखोगे, मैं ऑरल करना चाहता हूं चीजें, है ना, सो दैट यू पीपल कुड आल्सो थिंक ऑफ इट ऑरली विदाउट राइटिंग एनीथिंग। अगर यहां खड़ा होकर देखोगे ब्लॉक दूर भाग रहा है, मतलब इज ट्राइंग टू पुल दिस स्ट्रिंग, मतलब इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो सिंपली मैं लिखूंगा 4b, और यहां पर ये आई कैप गिवन है और यहां पर ये जे कैप गिवन है, तो ये हो गया होगा 4b आई कैप, खत्म हो गया, है ना। तो आपका कॉमन सेंस क्या बता रहा है सर, ये अगर दूर भाग रहा है और ये फिक्स्ड है, तो ये ब्लॉक ऑफ मास m पे कितना टेंशन डेवलप होगा, जो भी टेंशन डेवलप होगा, लेकिन इसको भी, इस ए को भी, दिस ए इज आल्सो कंस्ट्रेन्ड, क्योंकि कितना लॉस हुआ आपको हमेशा याद रखना है, लॉस इक्वल्स गेन, लॉस कितना हुआ 4b आई कैप का, है ना। तो गेन कितना होना है सर, 4b आई कैप का, 4b का ही गेन होना है, डायरेक्शन को छोड़ दीजिए आई कैप जे कैप, है ना। मैं क्या बता रहा हूं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नेवर चेंज, मतलब कि जितना डिक्रीज हुआ उतना ही इंक्रीज होना पड़ेगा, या जितना इंक्रीज होगा उतना डिक्रीज होना पड़ेगा, मतलब लॉस जितना हुआ उतना ही गेन होना पड़ेगा। तो हमको दिखाई दे रहा है यहां पर लॉस कितना हुआ सर 4b, तो गेन कितना हुआ 4b का ही होगा। और आपका कॉमन सेंस क्या बता रहा है सर, इस ए पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, एंड दिस ए विल डेफिनेटली, if it has to remain in the system, this block A has to move upward, मतलब इस A का जो एक्सेलरेशन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, गेन उतना ही होगा, 4b jk हो जाएगा, यस 4b jk, सिंपल, ऊपर की तरफ। और ये A जो है B ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, that means A is constrained to move along with B with the same acceleration B,
है ना, ड्यू टू वेज कंस्ट्रेंट, ड्यू टू वेज कंस्ट्रेंट। अभी ए कनेक्टेड है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा इन दिस डायरेक्शन, वो हो जाएगा बी आई कैप सेम एज बी, लेकिन ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 4b j कैप। तो मेरा उत्तर आ गया बी आई कैप। सो अगेन वी हैव अ ब्यूटीफुल स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, है ना। देखते हैं, एक ही सेंटेंस में एक ही इक्वेशन में खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है नेट एक्सेलरेशन ऑफ सी, नेट एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो मेरे को डायरेक्टली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी यूज ना करके सबसे पहले ये रियलाइज हो रहा है सर ये सी जो है आगे की तरफ जाएगा बिकॉज दिस ब्लॉक ए इज मूविंग फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टली इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। एक्सेलरेशन कितना ए है, एक्सेलरेशन कितना ए है। अगर मैं इस डायरेक्शन को आई कैप पकड़ूं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई, वाई का होता है जे, क्लियर है। तो ये ए अगर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से हॉरिजॉन्टली इन दिस डायरेक्शन, तो सी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग विथ ए। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो सी का आई डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ए आई कैप आ ही रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, वो तो आ रहा है। और जे डायरेक्शन में क्या आएगा सर, यहाँ पर स्ट्रिंग थ्रू स्ट्रिंग कनेक्टेड है, लॉस इक्वल्स गेन, लॉस इक्वल्स गेन, खत्म हो गया मेरा लॉस इक्वल्स गेन। तो लॉस कितना हुआ होगा, दोनों सिस्टम जो है अंदर आ रहा है, दोनों सिस्टम अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। इस ब्लॉक के साथ कितना टेंशन कनेक्टेड था, टू यस। और इस सिस्टम के साथ कितना कनेक्टेड था सर, इसके साथ यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी। और ये जो है ये पूरा सिस्टम ये ए इस तरफ आगे की तरफ जा रहा है सर एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन ए से। ये ए इधर से आ रहा है, ये बी इधर से जा रहा है ना। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये पता चल रहा होगा सर स्ट्रिंग में जो भी हो रहा है स्ट्रिंग लूज हो रहा होगा, स्ट्रिंग लूज हो रहा होगा। इसको टाइटन करने के लिए सी को किधर जाना, बिकॉज स्ट्रिंग हैज टू रिमेन सेम, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड इट हैज टू रिमेन टाइट थ्रू आउट द प्रॉब्लम, है ना। तो सी बाय डिफॉल्ट किधर जाएगा, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ए इधर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये सिस्टम का स्ट्रिंग जो है जो कनेक्टेड है ये लूज हो रहा होगा। तो सी बाय डिफॉल्ट टाइटन करने के लिए नीचे जाएगा सर, नीचे जाएगा, क्लियर है, नीचे जाएगा। लेकिन कितने से नीचे जाएगा, कितने से नीचे जाएगा, दैट्स द चैलेंज, है ना, दैट्स द चैलेंज। अभी यहां पर देखिए सर बी के साथ कितना स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दो, कितना स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दो। तो बाय डिफॉल्ट 2b मान लिया मैंने, है ना। और ए के साथ ये जो ए वाला सिस्टम है, ए के साथ कितना स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये टी और ये भी टी दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पर भी दो टेंशन कनेक्टेड है। तो इसका भी जो एक्सेलरेशन में क्या लिखूंगा, डायरेक्टली 2a लिखूंगा, प्लस माइनस अब छोड़ दीजिए, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। तो इतना हो रहा होगा गेन या लॉस व्हाटएवर इज हैपनिंग, तो गेन भी उतना ही होना पड़ेगा, मतलब 2 को कॉमन लेके b प्लस a। यस, मैंने स्ट्रिंग को देखा कितना टेंशन कनेक्टेड है, इस b के साथ दो टेंशन कनेक्टेड है, डायरेक्टली 2b लिख दिया। इस वेज के साथ दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, डायरेक्टली 2a लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया b प्लस a। अभी मेरे को बाय डिफॉल्ट पता है सर ये सिस्टम को नीचे जाना पड़ेगा कितने से, उसी एक्सेलरेशन से, लॉस इक्वल्स गेन, मतलब मेरा नेट एक्सेलरेशन आ गया 2b प्लस a। इसको ऐसा लिखता हूं a आई कैप माइनस ऑफ 2b प्लस a j कैप, माइनस क्यों, बिकॉज c इज मूविंग डाउनवर्ड। सो दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बहुत ही एक अच्छा बढ़िया सवाल है, आपका जो बेसिक इंट्यूशन है उसको चेक करेगा एंड द नॉलेज ऑफ फोर्स, है ना। भाई कुछ नहीं सर, यहाँ पर एक अरेंजमेंट गिवन और पूछा जा रहा है व्हेन दिस ब्लॉक बी comes down the wedge, है ना, along the wedge। तो ये this wedge has a tendency to move in this direction horizontally। तो यहाँ पर जो सीधी वाला जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है कितना टेंशन डेवलप होना पड़ेगा उधर, so that this wedge does not move, so that this wedge does not move, मतलब F net has to be 0, खत्म हो गया, है ना। F net has to be 0, टोटल फोर्स जो भी इस पे लगेगा उसको 0 कर देंगे। doesn't move का मीनिंग वही होता है। ये स्ट्रिंग कितना फोर्स लगाएगा वेज पे, स्ट्रिंग पुलिंग फोर्स होता है। क्या फोर्स होता है, पुलिंग फोर्स, पुल करेगा इधर, खत्म हो गया। अब ये बी जो है क्योंकि ए के साथ कनेक्टेड है तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस ये हो गया, तो ए बी पे नॉर्मल लगा रहा होगा इस तरफ नॉर्मल। अगर ए बी पे नॉर्मल लगा रहा है तो बी भी एन पे नॉर्मल लगाएगा, एवरी एक्शन इज इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन पे, खत्म हो गया। तो अगर मैं इस एन को, बिकॉज वेज को मुझे रेस्ट पे रखना है तो वेज पे लगने वाला फोर्सेस को देखेंगे, सिर्फ वेज पे लगने वाला फोर्सेस को देखेंगे, है ना। और चूंकि ये एमजी नीचे तो लग रहा है इधर, लेकिन मेरा कॉमन सेंस ये बता रहा है कि सर ये जो वेज है इट नेवर हैज द टेंडेंसी टू मूव वर्टिकली डाउन, मतलब पाताल लोक थोड़ी पहुंच जाएगा, है ना, जमीन फाड़ के। तो हमको उतना पता चल रहा है कि सर ये हॉरिजॉन्टली मूव करने का टेंडेंसी रखता है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखेंगे। ये नॉर्मल है तो इसका दो कंपोनेंट इधर है, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये एन साइन थीटा हो गया होगा,
एन साइन थीटा हो गया होगा। तो मेरा उत्तर रेडी हो गया सर। इस वेज पे हॉरिजॉन्टली क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, इधर टेंशन टी लग रहा है और उधर एन साइन थीटा लग रहा है। इस नॉर्मल के वजह से दिस वेज हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। उस फोर्स को रोक कौन रहा है, ये टेंशन। मतलब इस टेंशन का वैल्यू पूछा गया था मेरे से, कितना होना पड़ेगा सो दैट दिस वेज डज नॉट मूव, है ना। वेज डज नॉट मूव मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिस वेज हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, ऑपोजिट फोर्सेस हैव टू बी इक्वल। ऑपोजिट फोर्सेस क्या क्या, टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एन sin थीटा। खत्म हो गया मेरा, क्लियर है। और अगर ऑप्शन में ऐसा आंसर ना रहा, सपोज उस समय शायद वो लोग एन के साथ खेलेगा। एन के साथ खेलेगा कैसा सर, एन का वैल्यू कितना होगा, नॉर्मल का वैल्यू। देखिए मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ फिर से। नॉर्मल का वैल्यू अगर आपको लिखना है तो ब्लॉक ऑफ मास एम पे यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल एमजी नीचे लग रहा होगा, तो इसका एमजी का 2 कंपोनेंट आएगा। ये थीटा गिवन था तो ये हो गया mg cos थीटा, mg cos थीटा, यहां पर हो गया mg sin थीटा। तो मतलब इस नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया, mg cos थीटा। तो इफ आई जस्ट पुट द वैल्यू इन हियर आई विल गेट द टेंशन वैल्यू mg cos थीटा एंड sin थीटा इज माय आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।